नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। चुनावी मौसम में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश हो गई है। चुनौती अपनी ताकत दिखाने की है, चुनौती दुनिया में अपना दबदबा बताने की है और इन सब से बढ़कर चुनौती है अपने 8 लोगों की जान की हिफाजत करने की। विश्वगुरु बनने का ढोल बीजेपी ने खूब पीट लिया है। मोदी को दुनिया के ताकतवर लोगों की लिस्ट में शुमार करने की उसकी तमन्ना हमेशा से चली आई है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या अपने नागरिकों को उनके हाल पर छोड़कर मोदी विश्व के कद्दावर नेताओं में अपना नाम लिखवा सकते हैं? क्या दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश, 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत, एक छोटे से देश कतर के आगे पस्त हो जाएगा या फिर उसे मजबूर कर देगा कि वो उन 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स को छोड़ दे जो पिछले 1 साल से कतर में कैद हैं और जिन्हें अब कतर की अदालत ने सजा सुना दी है? चलिए पहले इस मामले की तह में चलते हैं दोस्तों और चलकर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में गिरफ्तार किया गया। इनका अपराध क्या था कि इनकी जान लेने का फरमान जारी कर दिया गया? इन सवालों के जवाब खोजने निकलें तो एक नाम सामने आता है। वो नाम है अल दाहरा। अल दाहरा खाड़ी देश कतर की एक कंपनी है जिसकी वेबसाइट के मुताबिक यह कंपनी कतर के रक्षा मंत्रालय, सुरक्षा और दूसरी सरकारी एजेंसियों की स्थानीय व्यापारिक पार्टनर है। कंपनी के लिंक्डइन पेज पर लिखा है कि यह रक्षा उपकरणों को चलाने और लोगों को प्रशिक्षण देने के मामले में कतर में सबसे आगे है। यह कंपनी सुरक्षा और एरोस्पेस के मामले में कतर में विशेष हैसियत रखती है। अल दाहरा एक प्राइवेट कंपनी है और कतर की सशक्त सेना को ट्रेनिंग और सर्विस मुहैया कराती है। इस कंपनी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भारतीय भी हैं। इन्हीं 8 अधिकारियों में शामिल हैं वो 8 पूर्व नौसैनिक जिन्हें कतर के कानून में गुनहगार माना गया है। इन 8 अफसरों के नाम भी आपको बता देता हूं। रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, रिटायर्ड कमांडर वीरेंद्र कुमार वर्मा, रिटायर्ड कमांडर अमित नागपाल, रिटायर्ड कमांडर संजीव गुप्ता, रिटायर्ड कैप्टन नवतेज सिंह गिल, रिटायर्ड कैप्टन सौरभ वशिष्ठ और सेलर रागेश। जब ये लोग भारतीय नौसेना में थे तो इनका सर्विस रिकॉर्ड शानदार और बेदाग रहा है। बल्कि इनमें से रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। लेकिन अब इन अधिकारियों को इंतजार है कि क्या मोदी सरकार अपने 8 नागरिकों की जान बचाने के लिए कोई सख्त कदम उठाती है या फिर बयान ही जारी करती रह जाएगी। आपको बता दूं कि विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि हमारे पास शुरुआती जानकारी है कि कतर की अदालत ने अल दाहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। फैसले से हम स्तब्ध हैं और अदालत के पूरे आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों को सजा दी गई है हम उनके परिजनों और कानूनी टीम से संपर्क में हैं और सभी तरह के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। इस मामले को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए हम इस पर नजर रख रहे हैं। हम इससे जुड़े लोगों को कानूनी और काउंसलर मदद मुहैया कराएंगे और इस मामले को कतरी प्रशासन के सामने उठाएंगे। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मामला गोपनीय होने के कारण अभी इस मामले में कुछ और कहा नहीं जा सकता। चलिए मान लिया कि मामला बेहद नाजुक है और संवेदनशील भी है और इस पर काफी सोच समझकर कदम उठाने होंगे। लेकिन क्या इसके पीछे मोदी सरकार के पास वक्त है? क्या मोदी सरकार ने देश को कमजोरी के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां छोटा सा देश हमारे 8 नागरिकों को सबसे कड़ी सजा सुना दे और यह भी नहीं बताए कि आखिर पूरा मामला क्या था? जी हां, विदेश मंत्रालय के बयान से यही समझ आता है कि गोपनीयता के कारण सारी बातें, सारे डिटेल्स भारत सरकार तक ये साझा नहीं किए गए हैं। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब यही है कि दुनिया में भारत का दबदबा मोदी सरकार खत्म कर चुकी है। आप अमेरिका को ही देख लीजिए। हमास ने इजराइल से अमेरिकी नागरिकों को भी बंधक बनाया था और जब रिहाई की बारी आई तो अमेरिका के दोनों बंधकों को सबसे पहले छोड़ा गया। और एक मोदी सरकार है जो साल भर से जानती थी कि उसके 8 नागरिक कतर की जेल में कैद थे, लेकिन वो इतने डिटेल्स नहीं निकलवा पाई कि इन 8 नागरिकों पर कतर में क्या कार्रवाई हो सकती है और कैसे उन्हें छुड़ाया जा सकता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून का सहारा कैसे लिया जा सकता है।
आपको याद होगा दोस्तों कि कुलभूषण जाधव को भी पाकिस्तान की जेल में रखा गया है और उन्हें भी सजा सुनाई गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत ने पाकिस्तान को मात दे दी थी। क्या भारत अब भी उसी रास्ते पर नहीं चल सकता? यह सवाल भी उठता है। सवाल यह भी है कि भारत में जब संसद तक में यह मुद्दा उठ चुका है, तब भी सरकार पहले से अलर्ट क्यों नहीं हुई? पिछले साल लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस मामले पर सवाल उठाया था, मगर इस पर सरकार नहीं मानी, सरकार नहीं जागी कह सकते हैं। मनीष तिवारी ने इस बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अगर भारत सरकार कुछ कर रही होती तो उन्हें सजा नहीं सुनाई जाती। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मनीष तिवारी के सवाल पर संसद के अंदर कहा था कि उनके हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं। हमारे राजदूत और आला अधिकारी इस मामले में कतर सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि वे हमारी प्राथमिकता हैं। अब आप ही सोचिए कि यह कैसी प्राथमिकता है कि दिसंबर में संसद में इस मुद्दे को उठाने के बावजूद सरकार ने अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए कुछ नहीं किया। कतर ने इस घटनाक्रम का कोई ब्यौरा तो साझा नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों पर हाई ग्रेड पनडुब्बियों पर इजराइल के लिए जासूसी के आरोप लगे हैं। तो यहां एक सवाल फिर उठता है दोस्तों कि इजराइल के लिए जासूसी अगर हुई भी है तो आखिर किसके कहने पर हुई है? कौन सा देश, कौन सा संगठन या कौन सी प्राइवेट आर्मी इन अधिकारियों से जासूसी का काम करवा रही थी? क्या ये अधिकारी वाकई में गुनहगार हैं या किसी बड़े खेल में प्यादे की तरह इस्तेमाल किए गए हैं, जिन्हें बिसात से बाहर करने के लिए वही वक्त चुना गया है जब इजराइल फिलिस्तीन को तबाह करने में लगा है? और भारत एक तरफ तो फिलिस्तीन के साथ होने की बात करता है और दूसरी तरफ इजराइल के भी साथ खड़ा होना चाहता है। क्या भारत की कमजोर पड़ चुकी विदेश नीति का शिकार ये 8 अधिकारी बने हैं? यह भी सोचने वाली बात है। इस मामले पर अब देश में सियासी हलचल भी दिखने लगी है। मोदी सरकार अपनी नाकामी के कारण घिरती जा रही है। इस बारे में कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों के मामले में कतर से आई जानकारी से काफी परेशान है। पार्टी को न सिर्फ उम्मीद है बल्कि यह मानकर चल रही है कि भारत सरकार कतर के साथ अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करेगी ताकि नौसेना के पूर्व कर्मियों को अपील का अधिकार मिले, साथ ही उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराने की पूरी कोशिश की जाए। वहीं आरजेडी ने भी ट्वीट किया है। आरजेडी ने लिखा है कि कतर ने एक विदेशी कंपनी के लिए काम कर रहे भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों पर पाकिस्तान के कहने पर षड्यंत्र का आरोप लगाकर केस चलाया और आज सभी की जान लेने की सजा सुनाई गई है। इस मामले में मोदी सरकार का शुरू से ऐसा व्यवहार रहा है जैसे इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती। तो वाकई सरकार का रवैया इस मामले में गैर जिम्मेदाराना ही रहा है। एक छोटे से मुल्क को हम अपने नागरिकों को सजा देने से रोक नहीं पा रहे हैं, जबकि आबादी के हिसाब से हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं और हमारी सेना दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना है। हमारी अर्थव्यवस्था कतर से 30 गुना ज्यादा है और मानव संसाधन से लेकर कई चीजों के लिए कतर हम पर निर्भर करता है। कतर की 25% आबादी हिंदुस्तानियों की है, यानी कि 1/4 आबादी हिंदुस्तानियों की है। इसके अलावा 2015 में कतर की कैबिनेट ने भारत के साथ 6 समझौतों को मंजूरी दी थी, जिसमें एक अहम समझौता कतर में सजा प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत में सजा प्राप्त कतरी नागरिकों को अपनी बाकी की सजा पूरी करने के लिए उनके देश भेजा जा सकता है। गल्फ टाइम्स ने आज इस खबर को प्रमुखता से छापा है, जिसे नेवी के पूर्व एडमिरल अरुण प्रकाश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2015 के इस समझौते के तहत दोषी व्यक्तियों को घर पर सजा काटने के लिए वापस भेजा जा सकता है। भारतीय नेवी के पूर्व अफसरों की सजा कम की जानी चाहिए या माफी दी जानी चाहिए और इस समझौते को लागू किया जाना चाहिए। दरअसल 2015 में हुए इस समझौते के हिसाब से तो फिर अब तक इन 8 नागरिकों को भारत में होना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार पिछले साल भर में न इन्हें भारत लेकर आ पाई है और अब यह भी नहीं पता है कि इनकी सजा किस तरह से कम करवाई जाएगी। दरअसल मोदी जिस दिन से पीएम की कुर्सी और पीएमओ को अपना वक्त देने लगेंगे, शायद उस दिन से भारत की विदेश नीति, गृह नीति, आर्थिक नीति सब में सुधार दिखने लगेगा। लेकिन मोदी को तो निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक में बीजेपी के लिए प्रचार करने जाना होता है और जो थोड़ा बहुत वक्त मिल जाता है उनके पास, उसमें कहीं वो ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं तो कहीं किसी बांध या सड़क का उद्घाटन करते हैं।
G20 की अध्यक्षता इस देश को मिली, जिसमें मोदी जी ने तामझाम तो खूब किया, लेकिन इस बात को उन्होंने नहीं समझा कि विदेश नीति रंगारंग कार्यक्रम और सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाने या खिलाने से सफल नहीं होती है। दोस्तों, यह तभी सफल कहलाएगी जब आपकी बात दुनिया सुनने को मजबूर हो जाएगी, सुनने लगेगी। लेकिन अभी तो मोदी ही मजबूर दिख रहे हैं। यह ना बीजेपी के लिए अच्छी बात है और न ही हमारे देश यानी भारत के लिए अच्छी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।